डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या बोल सकते हैं वैद्युत रसायन। ठीक, तो आज हम जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर करने वाले हैं वो सारे के सारे रिलेटेड होंगे वैद्युत रसायन से। तो नॉर्मली जो वैद्युत रसायन होता है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम देखते हैं जो हमारे पास होती है विद्युत ऊर्जा होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच में ये क्या करते हैं, संबंध का अध्ययन कराता है। मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारे पास सेल होते हैं, अदर चीज़ें हम जो नॉर्मल बैटरीज यूज़ करते हैं, इनके टाइप देखिए, इनसे रिलेटेड ऐसा हमें क्या करना है, एमसीक्यूज करने हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होना है, इम्पैक्टफुल या हेल्पफुल होना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता का तापमान पर क्या प्रभाव होता है। तो आपको फर्स्ट बताना है कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का क्या रोल होता है। ठीक है, आपको बताना है इसमें टेम्परेचर क्या इम्पैक्ट कर सकता है। तो टेम्परेचर का क्या रोल हो सकता है, तापमान बढ़ने पर चालकता घटती है, तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, या तापमान पर चालक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या पहले बढ़ती फिर घटती है। तो आपको बताना है कि विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता पर तापमान का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से तापमान बढ़ने पर चालकता घटती है, या तापमान बढ़ने पर चालकता घटती है। ठीक है, यह तापमान बढ़ने में क्या होता है, चालकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या पहले बढ़ती फिर घटती है। इसका राइट आंसर जो है आपके पास बी वाला है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्या होता है यहाँ पर, जो तापमान बढ़ने पर चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब अगर मेरे पास जो चालकता है, चालकता क्या थी, समानुपाती, किसके समानुपाती, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा चालकता भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो बोल सकता हूँ जो चालकता होगी क्या होगी, तापमान के समानुपाती थी। दूसरा क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है। अगर लोहे में जंग लग रहा है तो किसका उदाहरण होगा, अपचयन, ऑक्सीकरण, या विद्युत अपघटन, या अपचय बोल सकते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्शन करना है कि अपचयन हो सकता है, मतलब रिडक्शन होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, या विद्युत अपघटन, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस, या अपचय अभिक्रिया जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होगा। तो ये जिसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास ये होगा डी। डी इज द राइट आंसर, जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन नॉर्मली आपने देखा है कि रिडॉक्स क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, रिडक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें O2 जुड़ता है, और रिडक्शन क्या होता है, जिसमें H2 इन्वॉल्व होता है। और यहाँ से क्या होता है, O2 रिमूव होता है, और यहाँ पर क्या होता है, H2 रिमूव होता है। तो जो लोहे में जंग लगना क्या हो जाता है हमारे पास, अपॉक्चय अभिक्रिया, या हो सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नरनेस समीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट नरनेस समीकरण आपने क्लास 12 में पढ़ी होगी, नेक्स्ट। ठीक, काफी इंपैक्टफुल है, काफी ज्यादा अच्छी समीकरण है। अभी आपको देखा होगा, जो आपने जो पहला पढ़ा था, विभव पढ़ा होगा, सेल विभव पढ़ा होगा, तो सेल विभव को ही ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। नरनेस समीकरण का भी प्रयोग उसी के लिए किया जाता है। अब यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा कर सकते हैं, सेल के प्रतिरोध की गणना करने के लिए, या सेल विभव की गणना के लिए जब सांद्रता मानक नहीं होती है, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए गणना करने के लिए, या सेल की शक्ति का गणना करने के लिए। अब इन चारों ऑप्शन में आपको राइट से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इसका ऑप्शन होना क्या वाला है। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं जो हमारे पास निर्णय समीकरण होती है, उसका प्रयोग हम किस करते हैं, सेल के विभव की गणना करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी यहाँ पर क्या जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्या लिखा, सेल विभव की गणना के लिए जब सांद्रता मानक नहीं होती, जब यहाँ पर पास मानक प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, पर नर्नेस्ट इक्वेशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या होता है, आयनों का प्रवाह को रोकना, या दो अर्धसेलों के विद्युत रूप से जोड़ना और विद्युत तटस्थ बनाए रखना, या विलयन के तापमान को नियंत्रित करना, या केवल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल गलत है। ये विलयन के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित नहीं, ये बिल्कुल क्या करता है, तापमान को नियंत्रित नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को सुनिश्चित करता नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, आयनों के प्रवाह को रोकने की, बिल्कुल गलत। ये क्या करता है, आयनों का प्रवाह क्या होता है, और ज्यादा सूक्ष्म बनाता है। ठीक, अगला है मेरे पास दो अर्धसेलों को। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 96,500 गुलाम एक फ्राइडे विद्युत आवेश द्वारा मुक्त पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होगी, 1 ग्राम मोल, या 1 ग्राम तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या परमाणु भार के बराबर होगी। तो आपको इसका राइट आंसर सेलेक्ट करना है, क्या होने वाला है, 1 ग्राम मोल हो सकता है, या 1 ग्राम तुल्यांक होगा, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या परमाणु भार। ठीक है, तो 96,500 गुलाम, इसको बताने की विद्युत आवेश द्वारा मुक्त पदार्थ की मात्रा किस तरह होगी, ये किस बराबर होता है भाई, 1 मोल। ठीक है, बोल सकते हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, किसके बराबर होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के, या क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? अभी आपको सबसे अच्छा सुचालक बताना है। ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर, फास्फोरस। सबसे अच्छा सुचालक, तो सुचालक क्या होता है आपको पता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या काफी अच्छा क्या होता है? सुचालक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अब बताना, जब विद्युत अपघटन होता है तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? किसमें बताना आपको? एनोड पर होता है ना। एनोड पर क्या होगा? अपचयन होगा, ऑक्सीकरण, संयोजन, वियोजन। सी और डी तो उसकी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, बचा ए और बी। ए और बी में आपको करना सेलेक्ट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपचयन होगा या ऑक्सीकरण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसमें जो एनोड पे होता है, ऑनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। बी, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक सेल में यदि डेल्टा जी, जिसको बोलते हैं कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ऋणात्मक है तो सेल कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा या स्पॉन्टेनियस होगा, संतुलन में होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा, या कभी काम नहीं करेगा? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गलत। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस ये भी नहीं होगा। अगला चलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक, राइट। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो दीप्त संयुक्त ऊर्जा परिवर्तन जब क्या होगी? ऋणात्मक होगी। उस समय जो कंडीशन होती है वो कैसे होता है? स्वतः, मतलब खुद ही उसमें क्या होता है? वर्क होता है, या खुद ही एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। एक गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? कैथोड पर पूछे, इससे पहले हमने एनोड देखा था। अब क्या बताना आपको? कैथोड बताना है कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। ऑक्सीडेशन, अपचयन, संक्षारण और जलीय अपघटन। कैथोड में बताना भी आपको कैथोड में क्या होने वाला है। ठीक, एनोड पे क्या देखा था हमने? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपचयन। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन को बोल सकते हैं हम अपचयन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियमानुसार इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा W किसके समानुपाती होती है? आपको बताना है विद्युत धारा के, समय के, या विद्युत धारा और समय का गुणनफल होता है, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, जेड बोलते हैं इसे हम। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन। तो यहाँ पर W होता है, वो W क्या बोलता है? किसके बराबर होता है? आई टी के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो W होता है वो क्या होता है? IoT का क्या होता है? गुणनफल होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, ठीक, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब इसके अनुसार बताना है कि इसका विभव कितना होता है? प्लस के 1.0, माइनस के 1.0, या 0.0, या 0.76। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 111। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें जो क्या होता है? इसका वोल्टेज होता है 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेल, मतलब सेकेंडरी सेल होगा? तो सेकेंडरी सेल का ऑप्शन बताना आपको। सेकेंडरी सेल कौन सा हो सकता है इसमें? कौन सा सेल बताना आपको? सेकेंडरी सेल बताना है। सेकेंडरी सेल कौन सा होने वाला है? लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, लेड संचायक बैटरी, या डेंडिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जो हमारे पास कहते हैं लेड संचायक बैटरी। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास? द्वितीयक सेल होता है लेड संचायक बैटरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है, लोहे पर जंग लगता है तो उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, टेपरिंग कहते हैं, पॉलिशिंग कहते हैं। ठीक है, एनीलिंग नहीं होगा, गैल्वेनीकरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बी। जब भी हम कहते हैं किसी लोहे पे एक परत चढ़ाते हैं किसी जिंक की, तो उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो बी इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विद्युत अपव्यय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आपको बताना, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए सपोज करो हमारे पास दो बीकर है, ठीक, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, इसमें क्या है? दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? यहाँ से इसको मान लेते हैं हम कैथोड, या एनोड बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं कैथोड। अब तो बताना इसमें जो आयनों का प्रवाह होगा वो किसके कारण होता है? ठीक है, मतलब जिसमें धारा जा रही है, धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा? यहाँ तक सोल्यूशन कर देते हैं। तो आपको ये बताना है इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा। तो कह रहा है केवल इलेक्ट्रॉन्स, केवल आयंस, इलेक्ट्रॉन आयन दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, इसका अब हमें पता जो धारा का प्रवाह होता है सिर्फ किसके कारण होता है भाई? आयंस के कारण होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इसका चाहिए हमें आयंस। ओनली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। जो यहाँ पर क्या होगा? विद्युत अपवर्तक विलयन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयंस के कारण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा शुष्क सेल में एनोड के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपको बताना जो ड्राई सेल होता है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? आपको बताना ड्राई सेल। ड्राई सेल में हम किसका उपयोग करते हैं? ठीक है,
तांबा, कॉपर, जिंक, ग्रेफाइट या मैग्नीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो, ग्रेफाइट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, मैग्नीज का प्रयोग भी नहीं करते हैं, कॉपर का प्रयोग नहीं करते, लास्ट बचा है हमारे पास बी। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम? जिंक का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलेराउस का नियम किससे संबंधित है? जब आपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा, इससे 2 नंबर का रिलेटेड क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा क्या आता है, हेल्पफुल होता है। तो बताना प्रबल विद्युत अपघटन चालकता है नहीं, ठीक है। अनंत अंतर विद्युत अपघटन के लिए मोलर चालकता या सेल के प्रति गणना करने के लिए नहीं, इलेक्ट्रोड की गणना नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कहता है अनंत अंतर पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता को करता है, इंडिकेट करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत सेल में एनोड पर चार्ज होता है। आपको बताना जो हमारे पास विद्युत सेल में होता है, एनोड पर चार्ज कौन सा होगा? चार्ज बताना है, चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज नेगेटिव होगा। तो आपको बताना है कि हमेशा कौन सा होगा, हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक और विद्युत अपघटन सेल में धनात्मक। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में धनात्मक और विद्युत अपघटन सेल में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है धनात्मक और ऋणात्मक तो होगा, लेकिन अब कौन सा होगा? गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक होगा या विद्युत अपघटन सेल में धनात्मक होगा? अगर गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक, अगर एनोड पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। उसके जो राइट आंसर होने वाला है सी। एनोड पर क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक चार्ज होता है और विद्युत अपघटन सेल में क्या होता है? धनात्मक चार्ज होता है। तो वहीं अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या जाएगा? गैल्वेनिक सेल में धनात्मक और अपघटन सेल में ऋणात्मक। जस्ट इसका अपोजिट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, ये क्या जाएगा? राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालकता मतलब कंडक्टिव सेल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो हमारे पास चालकता होती है उसका प्रयोग, चालकता सेल का उपयोग किसके लिए करते हैं? प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक है, या प्रतिरोधकता या चालकता या उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ अबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो चालकता भी हम माप सकते हैं, प्रतिरोध भी मापते हैं, प्रतिरोधक भी मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या होता है, सभी चीजों के लिए मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रोड वेव का मान किस कारक पर निर्भर करता है? अब जो हमारे पास वैल्यूज होती है, ठीक है, जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड वेव की, वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोड के नेचर पर, ये विलयन आयनों की सांद्रता पर या तापमान पर या सभी। इसका राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है कि क्या होने वाला है। ठीक, जो इलेक्ट्रोड वेव का मान होता है नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, पहला नेचर आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है और तापमान पर डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड वेव का मान होता है वो सभी चीजों पर क्या होता है? निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मानक इलेक्ट्रोड वेव को किस तापमान पर मापा जाता है? ठीक है, आपको तापमान बताना है कि कौन से तापमान पर, 25 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री या इनमें से कोई सा भी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो एस ई पी भी बोल सकता हूँ उसे मैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तापमान पर मेजर करा जाता है या मापा जाता है? तो 0 डिग्री नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। ये होता है या तो 25 डिग्री बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं 298 केल्विन पर क्या करता है, इसको मेजरमेंट करा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो फाइनल 20 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो फाइनली मिलता है आपको नेक्स्ट सीरीज के। तो नेक्स्ट सीरीज में हम इससे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।